प्रधानमंत्री मोदी उत्सुक है, बल्कि वो तमाम लोग राजस्थान के काफ़ी उम्मीदों भरी निगाहों से इस समिट को देख रहे हैं, जो राजस्थान के विकास को चार चांद लगाएगा। और क्या खास रहेगा इस समिट में, क्या उम्मीदें हैं राजस्थान वासियों की और किन मायनों में इस समिट माना जा रहा है खास, इसको लेकर लगातार हम कर रहे हैं बातचीत। खास मेहमान आकाश जिंदल जी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मेरे साथ बने हुए हैं। सुशांत पारिक ग्राउंड पर मौजूद है, वहीं पर जहां ये समिट होने जा रहा है। आकाश जी, आपके पास आते हुए ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था हमने एफडीआई का, कि इस बार जो रेशो निकलकर सामने आया 2000 से लेकर साल 2023 तक का, जो ये बता रहा है कि एफडीआई में काफ़ी इजाफा हुआ है इस बार। तो आपको क्या लगता है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से अगर बात कर ली जाए, तो इस बार इस समिट से एफडीआई को है उम्मीद, यहाँ पर उम्मीद भरी नज़रों से हम देख सकते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। रादर मैं तो मुबारकबाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और भजनलाल शर्मा जी को, कि बहुत ही अपॉर्चून टाइम पे ये रखा है, क्योंकि अब एफडीआई हिंदुस्तान में आने की बहुत बहुत संभावना है। देखिए, चाइना जो हमारा एफडीआई के लिए कॉम्पिटिटर था, वो लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद चाइना और कमजोर होगा, ऐसी संभावना है। तो ऐसे में हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में राजस्थान एफडीआई का बहुत बड़ा कंटेंडर है। राजस्थान के अंदर बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, राजस्थान में इंडस्ट्रियल पीस है, राजस्थान के लोगों की एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में मशहूर है। हमें नहीं भूलना चाहिए, मेरे बहुत से मित्र ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान से कोलकाता में जाके बहुत जबरदस्त बिजनेस स्टैब्लिश किया, मुंबई में स्टैब्लिश किया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टैब्लिश किया, बिहार में किया, दिल्ली में किया। तो यहाँ के लोगों की एंटरप्रेन्योरियल जो स्पिरिट है उसको सारी दुनिया जानती है। बड़े बड़े बहुत से बिजनेस हाउसेज हैं हिंदुस्तान के जो राजस्थान से ओरिजिनेट हुए थे, राजस्थान से फैमिली शुरू हुई थी। तो ऐसे प्रदेश में जहां इंडस्ट्रियल पीस है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जिनकी इकोनॉमी को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच है, देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की गाइडेंस के अंडर ही हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, और अब 2 से 3 साल में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, और साथ ही साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भी है। और आज हम अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, जो चारों इकोनॉमीज हमसे बढ़ी हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि जो हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, उसमें राजस्थान बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और राजस्थान में बहुत अच्छी एफडीआई आ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। राजस्थान में एफडीआई की बहुत पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरा प्रोसेसिंग में, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में, और चौथा जो हमारे राजस्थान की विशेषता है, टूरिज्म। राजस्थान एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन और बन सकता है। आज की तारीख में तो राजस्थान में टूरिज्म है ही है। हम देखते हैं कैसे अमेरिका से, यूरोप से टूरिस्ट आते हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, बट राजस्थान के अंदर अगर हम टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, तो राजस्थान टूरिज्म में ना सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए फायदा होगा, जब टूरिज्म आएगी बढ़ेगी, लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सी, रिटेल से जुड़े हुए लोग, बल्कि पूरे कंट्री के लिए राजस्थान बहुत अच्छी फॉरेक्स अर्न करेगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा। तो राजस्थान ऑलरेडी, देखिए मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में मैं रेगुलर बेस पे देखता हूं कितनी डेस्टिनेशन वेडिंग दिल्ली से उदयपुर में जाके हो रही है। मेरे बहुत से मित्रों से सुनता हूं, हम शादी करने वाले हैं, उदयपुर में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। तो टूरिज्म के हिसाब से राजस्थान के अंदर बहुत एफडीआई आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से आ सकती है, प्रोसेसिंग के हिसाब से आ सकती है, और साथ ही साथ ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है। जयपुर ऑलरेडी ट्रेडिंग का, कॉमर्स का काफी बड़ा हब है, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। देखिए राजस्थान के लोगों में टैलेंट है, राजस्थान के लोग मेहनती हैं, जरूरत थी यहाँ इन्वेस्टमेंट की। तो अब एक सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप लिए जा रहे हैं, और राइट लीडर्स हैं हमारे पास जो प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। क्योंकि हमने देखा है 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है सेंटर में पावर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की किस तरीके से ग्रोथ हुई है। आज ग्लोबल स्लोडाउन का जमाना है, ग्लोबल स्लोडाउन के जमाने में भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अब अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ बहुत अच्छी है। तो मैं तो राजस्थान के लिए यूएस से काफी एफडीआई की उम्मीद कर रहा हूं, यूरोपियन कंट्री से एफडीआई की उम्मीद कर रहा हूं, और मेरे हिसाब से ओवरऑल ये जो टूरिज्म का, ये जो इन्वेस्टमेंट का एक राइजिंग राजस्थान समिट हो रहा है, इसकी वजह से अगला बजट, इस बजट तक तो इतना इंपैक्ट नहीं आ पाएगा। राजस्थान का जो अगला बजट है उसमें राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ के अंदर भी ग्रोथ होगी, राजस्थान की जीएसटी कलेक्शन जो वो कंट्रीब्यूट करता है उसके अंदर भी ग्रोथ होगी, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ राजस्थान का हमें यह भी देखना है कि लोन जो है जितना हम रिड्यूस कर सकें वो भी रिड्यूस किया जाए। क्योंकि जब लोन ज्यादा होता है तो स्टेट की कमाई का हिस्सा काफी वो लोन के इंटरेस्ट की रिपेमेंट में चला जाता है, और साथ ही साथ राजस्थान का डेफिसिट भी कम होगा। डेफिसिट यानी सरकारी घाटा कम होगा, तो उससे
राजस्थान में आम आदमी के विकास के लिए ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो आई थिंक मुझे इससे जो है बहुत अच्छी उम्मीद है। और जिस तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर से भी कॉर्पोरेट सेक्टर का चूंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी चल रहा है, वहां से भी काफी अच्छा पैसा आने की उम्मीद है। और मेरा तो ये मानना है कि राजस्थान में कई ऐसी डेस्टिनेशन हैं जहां आईटी बीपीओ का काम भी जो है काफी अच्छा हो सकता है, जैसे कि जयपुर है। जयपुर को हम गुरुग्राम की तरह आईटी बीपीओ के लिए एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और ऑलरेडी जयपुर जो है अच्छा ग्रोथ कर रहा है ट्रेडिंग में, कॉमर्स में। आई थिंक एक्सपोर्ट के एंगल से भी काफी ईओयू यूनिट्स, काफी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, काफी चीजें जो है राजस्थान में लग सकती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का डीएमआईसी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वो कनेक्टिविटी भी राजस्थान को मिल जाएगी। आई थिंक ये बिल्कुल। बहुत अच्छा जो है। आकाश जी, मैं माफी के राजस्थान साथ आपको रोक रही हूँ, आम अपनी बात आप यहाँ रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच कैबिनेट मंत्री हैं सुमित गुदारा, दरअसल वो क्या कह रहे हैं समिट को लेकर, जरा वो सुना देते हैं। जी, हमारे साथ हैं राजस्थान के मंत्री, सरकार में बड़ा रोल, बड़ी जिम्मेदारी। और सुमित जी, बड़ी पिक्चर है, किस तरह का कैनवास आप देख रहे हैं और किस तरह के परिणाम आने वाले हैं? देखिए, राजस्थान, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों ने भारत में और विश्व में अपनी छाप छोड़ी। अब उनको तो बुला ही रहे हैं, प्रवासी राजस्थानी व्यापारियों को, उद्यमियों को, साथ में पूरे भारत के और विश्व के उद्योगों को राजस्थान में लाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो आज राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के माध्यम से साकार हो रहा है। और आप देखिए, अगले 3-4 सालों में राजस्थान में इतना इन्वेस्टमेंट और काम होगा जिससे न सिर्फ औद्योगिक में हमारे विकास में बढ़ेंगे, बल्कि कितना रोजगार बढ़ेगा और कितना टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जो कि डेवलपमेंट वर्क में राजस्थान में काम आएगा। तो इससे इन्वेस्टमेंट और जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके डेवलपमेंट वर्क में राजस्थान में इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टूरिज्म एक्सप्लोर करने की दिशा में सरकार बहुत काम कर रही है। बिल्कुल, टूरिज्म तो है ही, और साथ में मैं कहूँगा जिस तरह गंगानगर प्रभार में जिला और हनुमानगढ़ में मैं प्रभारी मंत्री के नाते गया, वहाँ इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम हुए, वहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का जिस तरह इन्वेस्टमेंट हुआ वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरह हम देखते हैं कि ऑयल फैक्ट्रीज का, चाहे एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग का, ये आने वाले समय बदलता भारत है जो भारत को और आगे लेकर जाएगा। रूरल इकोनॉमी को तो लेकर ही जाएगा, बल्कि साथ में किसानों को भी अच्छे दाम मिलेंगे इसमें। बिल्कुल, सुमित गुदारा कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बता रहे हैं कि कैसे राजस्थान में अर्थव्यवस्था के लिहाज से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है इस समिट के बाद। और बहुत सारे ऐसे नए सेक्टर जहां पर राजस्थान सरकार इस समिट के बाद बहुत बड़ा निवेश करने वाली है। तो सरकार काफ़ी कुछ करने वाली है इस समिट में, और इस समिट के बाद राजस्थान के विकास को लगेंगे पंख, और तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि प्रभावित होते हुए नजर आएंगे इस समिट के बाद। सुशांत पारिक भी मेरे साथ बने हुए इनपुट एडिटर। सुशांत, आपके पास आते हैं, उसके बाद आकाश जी आपका रुख करेंगे। सुशांत, एक रिपोर्ट मैंने आपकी देखी थी और आप बातचीत कर रहे थे, तमाम लोगों से बता रहे थे कि क्या उनकी उम्मीदें हैं, और बातचीत में एक जिक्र हुआ ग्रीन एनर्जी का। ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है वो आंध्रा में लगाया जा रहा है, शुरुआत उसकी 2025 से हो जाएगी। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो क्या इस पर भी काम होगा इस समिट में, इसको लेकर भी संभावना रख सकते हैं? बिल्कुल मनी, और बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि 50% जो एमओयूज हैं वो एनर्जी सेक्टर में ही हुए हैं। और हमने प्री समिट भी देखी थी, बड़ा निवेश आया उसमें और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अभी जब डेलीगेट अंदर जा रहे थे तो लोगों से भी जो बात हमारी हो रही थी वो भी बहुत सारे ऐसे नए सेक्टर हैं उनमें निवेश करने के लिहाज से आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो एनर्जी सेक्टर है। और राजस्थान का फोकस इस लिहाज से भी है क्योंकि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, राजस्थान में एनर्जी के क्षेत्र में उस तरह से काम नहीं हो पाया जितनी संभावनाएं यहाँ पर हैं। कल पत्रकारों से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में सीएम कह रहे थे कि राजस्थान में 12 महीने जो हैं वो सूरज की रोशनी रहती है, और कैसे जो है सोलर के सेक्टर में काम हो सकता था। और राजस्थान सरकार ने कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयूज किए हैं सरकार बनने के बाद। तो इसमें दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में होगा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। उत्पादन के लिहाज से सोलर, अक्षय ऊर्जा, ये सारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो हम बात कर रहे थे सुबह से मनी की, ना केवल एनर्जी बल्कि ग्रामीण टूरिज्म हो, जैसे अभी हम सुमित गोदारा से पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जो आयोजन हुए जिला स्तर पे, उसके जरिए भले ही वो उस तौर पे अभी दिखाई नहीं दे रहे हों, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे जब काम होगा तो उनके भी बड़े व्यापक जो है रिजल्ट आने वाले हैं। चाहे वो हम
ग्रामीण टूरिज्म की बात करें या फिर माइनिंग, एक बड़ा सेक्टर, माइनिंग पे चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्री समिट में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे नए जो क्षेत्र हैं, नए जो प्रोडक्ट हैं वो दर्शाए गए थे, उस पर काम नहीं हो रहा। और एक बड़ी अच्छी खबर, सुखद खबर राजस्थान के लिए इस बार ये भी थी कि सोने की खान राजस्थान में है। हमारे साथ हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा जी भी हैं। हर्षा जी, राजस्थान क्यों? पहला सवाल तो ये कि इतना बड़ा समिट राजस्थान में क्यों, और राजस्थान कैसे अलग पहचान बनाता है? बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहां राजस्थान में जो संभावनाएं हैं बाकी राज्यों में नहीं है। जी बिल्कुल सुशांत, देखिए सबसे पहले जो राजस्थान में जो हम कह सकते हैं कि एक खासियत है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर से एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ भिवाड़ी ही नहीं, वहाँ तो हम देख ही रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आ गए हैं। और जापान का जो नीमराना में जो जापानीज जोन चल रहा है वो एक उदाहरण है कि किस तरह से सफलतापूर्वक एक देश आकर इन्वेस्ट करके और यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बना सकता है। लेबर भी उनको मिल गया है, और अगर आप एक्चुअली जापानीज जोन जाए तो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी जापानीज हैं। तो किस तरह से वो एक उदाहरण है कि किस तरह से सफलतापूर्वक निवेश हो सकता है। तो सबसे पहले तो लैंड, जमीन जो है से अड़ता हुआ इलाका है, काफ़ी हमारे पास वेस्ट लैंड भी है। तो सरकार तैयार है, अगर बड़ा निवेश हो तो सरकार रियायती दर पे ज़मीन देने के लिए तैयार है। दूसरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से अगर हम देखें तो बाय एंड लार्ज राजस्थान में मतलब कोई बहुत बेहतर है दूसरे राज्यों के मुकाबले, अगर मैं कह सकूं, क्योंकि ये एनडीटीवी राजस्थान का चैनल है। दूसरी बात ये भी है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 10 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे की है। निवेश आसान हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, हर जगह आपको जो बार बार उनको क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं वो सब एक जगह कर दिया है। 9 नई नीतियां, नई पॉलिसी अभी लॉन्च हुई है। जी बिल्कुल, 9 नई नीतियाँ पॉलिसी लॉन्च हुई, तो हर जिले में हर एक उत्पाद या एक इंडस्ट्री, तो वो भी क्या है, एक फोकस क्लियर रखता है। और रिन्यूएबल एनर्जी का तो हम जानते ही हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा में प्रथम है, हम सबसे अग्रणी हैं। और जो इंडिया के जो गोल्स हैं सोलर एनर्जी जनरेशन में, उस बताया जाता है कि 70% गोल राजस्थान से होगा। तो ये सब है कि राइजिंग राजस्थान जो है यहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है सुशांत, पॉलिटिकली क्योंकि आप कवर करते हैं, आपने शायद देखा नहीं होगा कि किसी भी सरकार ने पहले साल में आते ही कोई इतना बड़ा सम्मेलन, निवेश का सम्मेलन आयोजन किया हो। जी, ये बिल्कुल साहस का काम है कि पहले ही साल में करना, क्योंकि आपकी जवाबदेही है। 4 साल आपसे पूछा जाएगा, अमूमन सरकारें चौथे 5वें साल में करती हैं। एक चीज़ और, हम बड़े इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की कोशिश है कि प्रवासी राजस्थान से जुड़े। कल एक अलग से सम्मेलन होगा। एमएसएमई पे बहुत काम कर रही है सरकार, उसके लिए भी अलग से सम्मेलन है ताकि छोटे और मंझले जो उद्योग हैं, और जिला सम्मेलन जो हुए, प्री समिट जो हुए, उनमें हमने देखा कि छोटे छोटे निवेशक भी बहुत आए इस बार। जी बिल्कुल, देखिए सुशांत, सरकार को एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि सारी जो नौकरियां हैं वो सरकार के पास नहीं है। जब तक वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करेंगे, जो यूथ जो हमारा यूथ वोटर भी है और जो यूथ यंग पॉपुलेशन है, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और अगर एम्प्लॉयमेंट हम नहीं देंगे तो आगे जाके ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनने वाला है। तो सबसे आसान तरीका है मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। बड़े निवेश तो होते ही हैं, और राजस्थान जो है हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर आप जोधपुर में देखें तो वहाँ पर दरी उद्योग है, या आप वुडन हैंडीक्राफ्ट्स देखेंगे तो इस, और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी होता है वहाँ से। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं, इसमें अगर मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ईजी होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक जरिया होता है। तो इसलिए राजस्थान सरकार का जो फोकस है एमएसएमई पर खास फोकस रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि जब तक आप रोजगार नहीं लगाओगे, आपकी जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। सरकार के पास नौकरियां नहीं है, भले ही भजनलाल सरकार ने 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने की घोषणा की हो, लेकिन सरकार भी जानती है कि आज की डेट में उनके पास पैसा नहीं है इतनी सारी नौकरियां देने का। तो उसका एक और तरीका यही है कि आप निवेश लाओ, और खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लाओ, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 4 लाख का कमिटमेंट है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है, और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देनी है। एक सवाल और, टूरिज्म,
राजस्थान में हमेशा चर्चा होती है टूरिज्म की, लेकिन अभी भी बहुत सारा ग्रामीण टूरिज्म ऐसा है जो शायद एक्सप्लोर नहीं हो पाया। सरकार का उस पर भी बड़ा फोकस है। जी बिल्कुल, देखिए दो तरह का टूरिज्म है। फोर्ट्स एंड पैलेसेस के से आगे जाना है हमको, तो कहीं ना कहीं जो अभी हमारी टूरिज्म नीति भी अनाउंस हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई 100 करोड़ का निवेश लेकर आएगा तो उनको भी लैंड दिया जाएगा। तो टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा उद्योग है कि उसमें से अगर आप एक टूरिज्म यूनिट खड़ा करते हैं और आप एक फॉरेन टूरिस्ट आता है तो वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो चाहे वो ऑटो रिक्शा लेके जाए, या वो धोबी आए जो उनके कपड़े धोता है, या वहाँ पर जो वेटर काम करता है, या होटल में जो शेफ़ काम करता है, या जो टैक्सी ड्राइवर होता है, या जो दुकानदार होता है, या जो फॉरेस्ट जो या गाइड होता है, तो 7-8 तो मैंने यही गिना दिए। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो टूरिज़्म है। अच्छा, टूरिज़्म भी इस तरह की इंडस्ट्री है कि आप देखेंगे कि जब कोविड हुआ था तो विदेशी पर्यटक कम हो गए थे, लेकिन जो डोमेस्टिक टूरिज्म था वो डबल हो गया था हमारा। साथ ही राजस्थान में रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं जो वो विकसित करना चाहती है। अभी मैं नीरज के पवन से बात कर रही थी, जो बांसवाड़ा में काफ़ी टाइम तक संभागीय आयुक्त रहे थे, और वहाँ पर वो कह रहे थे कि किस तरह से वहाँ जो पानी है और जो आइलैंड्स हैं, बांसवाड़ा बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इतना सुंदर है, 100 टापू बताते हैं वहाँ, 100 टापू वहाँ पे आइलैंड्स हैं। तो राजस्थान का जो है ना कि जाने क्या दिख जाए, एक टैगलाइन था। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है टूरिज्म के लिए, और ये डेफिनेटली एक थ्रस्ट एरिया है। मेडिकल टूरिज्म, मैं अभी डॉक्टर जयवीर सिंह राठौड़ से बात कर रही थी, वो एक डॉक्टर है नागौर के, और कल वो की नोट स्पीकर रहेंगे। उनका ये कहना था कि अगर आप अपना दांत भी ठीक कराने जाए ना न्यूयॉर्क में, तो आपको पता नहीं कितने डॉलर का वहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप आइए राजस्थान में घूमिए और अपना डेंटल भी करा के चले जाइए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है राजस्थान में। एक चीज़ और, सरकार को लेकर जो चर्चाएं हैं कि सरकार बहुत आशावादी है, बहुत पॉजिटिव है इस समिट को लेकर, और बहुत व्यवस्थित भी है। पहली बार हमने देखा कि अलग अलग देशों के साथ, राज्यों के साथ निवेशकों का रास्ता आसान करने के लिए एक आईएएस को लगा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार है कि जो एक आईएएस है वो कंट्री के लिए नियुक्त किया गया है, और वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो एक कंटिन्यूटी की है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो विदेशी निवेशक होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किससे बात करें, क्या करें। हमारा जो सिस्टम है वो उनको कंफ्यूज कर देता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है, जैसे आपने कहा कि 32 कंट्रीज़ हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ खुद जाके 4 कंट्रीज़ पे उन्होंने फोकस किया है, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी एंड यूके, जहाँ पर वो अनिल अग्रवाल जी से भी मिले हैं। और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 17 पार्टनर कंट्रीज़ है। तो 32 में से भी उन्होंने 17 ऐसे कंट्रीज़ देखे हैं, जैसे साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, जापान है, जिनके साथ वो आगे पार्टनरशिप। तो फोकस क्लियर है, एंड एक तरह से वो एक ब्रॉड बेस नहीं है, मतलब माइक्रो लेवल पे भी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और निवेश के लिए वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और जो इंतज़ार है अब कि पीएम मोदी जो आए, और फिर आज जब उनका एड्रेस होगा, संबोधन होगा, उस दौरान कुछ कारोबारी जो बड़े चेहरे हैं वो भी बोलेंगे, और हो सकता है इसी दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं राजस्थान में निवेश के लिए हमें दिखाई दें। मनी, ठीक है, रहिए मेरे साथ सुशांत। और खास मेहमान डॉक्टर संजय मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस खास पेशकश पे जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एनडीटीवी राजस्थान पर। और वीरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, आपके पास आऊंगे, एक बार वीरेंद्र कर को करेंगे जयपुर एयरपोर्ट के बाहर। वीरेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त स्टेट हैंगर पे मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पीएम के आने का कुछ ही समय में पीएम है, यहीं से जो निकलकर जो जेईसीसी सीतापुरा में है कार्यक्रम, उसके अंदर शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10:15 पे जो है सीतापुरा के जयपुर एग्जीबिशन एंड जो कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पे उस समिट के अंदर शामिल होंगे, और वहाँ पे जो है तमाम जो निवेशक आए हुए हैं देश विदेश से, उनको यहाँ पे है प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही अगर मैं सुरक्षा की दृष्टि से बात करूँ तो आप देखिए पूरे इस स्टेट हैंगर के चारों तरफ है, आप देखेंगे पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राइजिंग राजस्थान को लेकर आप देखिए कि पोस्टर्स है वो एयरपोर्ट के हर
कोने पे, हर रोड पे आप देख सकते हैं इसी तरीके के पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। और साफ सफाई की अगर बात की जाए या फिर रंगोली की, जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है पूरी इस रोड को यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से पूरा बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक पूरा बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ से इसी रास्ते से जो सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वही जो मैं सहयोगी से कहूँगा कि जूम करके दिखाई, ये वही रास्ता है जहाँ से पीएम निकल कर जो है सीतापुरा के अंदर जो राइजिंग राजस्थान है वहाँ उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। और उसके बाद जो है जो कह सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे निवेशक आए हुए हैं राजस्थान के अंदर, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से पूरे इस इवेंट की बात करूँ तो इसको लेके जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है तो उस ट्वीट को कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे 5,000 से अधिक जो निवेशक हैं। मैं तो कहूँगी कि चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो, माइनिंग हो, टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो, हर प्रकार से ये सभी चीज़ें हमारा बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे युवाओं को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। राजस्थान अब अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। धन्यवाद। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए बताइए। बिल्कुल, देखिए मनी आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर मैं पीएम के अगर इस दौरे की बात करूं तो आप देखिए कि यहीं से हैं जो पीएम है निकलकर जो है सीतापुरा जाएंगे। और सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए कि पूरा ट्रैफिक है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा अगर इस पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम के अंदर तकरीबन 2 घंटे के करीब है प्रधानमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं वो जो तमाम जो मेहमान आए हुए हैं, निवेशक आए हुए हैं की सोच और विजन विकसित भारत का जो लक्ष्य लिया है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी ने पहले साल में ही इन्वेस्टमेंट मीट रख के ये करना चाहते हैं कि हम इनको 4 साल में धरातल पे लेके आए। इसको लेकर आज ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है। निश्चित रूप से राजस्थान के उत्थान के और राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी इन्वेस्टमेंट करने वालों को, एमओयू किए उनको, और निश्चित रूप से हमारी सरकार इनके इन्वेस्टमेंट उद्योगों को यहाँ लगाने में पूरी मदद करेगी। डॉक्टर साहब, एजुकेशन सेक्टर पर भी बहुत नवाचार। निश्चित रूप से मेरे भी यहाँ पे करीब 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट मीट हुई है एजुकेशन पे, और एजुकेशन में एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ नई शिक्षा नीति का काम होगा। थैंक यू। तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं, डिप्टी सीएम, उनसे बातचीत कर रहे थे। और प्रेमचंद बैरवा की ओर से कहा गया है कि राजस्थान समिट बेहद खास राजस्थान के विकास के लिए होने जा रहा है। संजय मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा दर्शकों को समझाएं कि ये जो समिट राजस्थान में होने जा रहा है, जिसे राइजिंग राजस्थान नाम दिया गया है, क्या और किन मायनों में ये खास माना जाए, और विकास जो कि एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान का, क्या उसको पंख लगाते हुए समिट ये नजर आएगा, मान सकते हैं क्या? देखिए, राजस्थान में जो भजन लाल शर्मा है मुख्यमंत्री, और पहली बार जब ये विधायक बने और पहली बार में ये मुख्यमंत्री बनने का इनको सौभाग्य मिला, तो विपक्ष ने इनको बहुत कई तरह के इनके ऊपर हमले किए कि भाई इनको क्या अनुभव नहीं है। लेकिन पहले ही साल में इन्होंने इस इवेंट को, इस समिट को करके ये अपने इरादे इन्होंने जता दिए हैं कि वास्तव में राजस्थान जो पिछड़ा हुआ था कई वर्षों से, कई दशकों से, उसे एक गति मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री को इस पहल के लिए साधुवाद देना चाहिए राजस्थान को। राजस्थान में जो लघु उद्योग हैं या दूसरे मध्यम उद्योग हैं, उसका विकास जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बहुत सारे उसका कारण है। उसमें यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवधान है, और इससे भी ज्यादा जो यहाँ कनेक्टिविटी है, लैंड कन्वर्जन है, तो हम आसानी से एक उद्यम जो ईज हम दे नहीं पाए उसको, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। हमने जो सिंगल विंडो की बात की, लेकिन सिंगल विंडो कहीं भी नहीं है, वो कागजों में है केवल। तो हम एक्चुअल में इस वजह से राजस्थान में बात ये नहीं है कि 30 लाख करोड़ का ये निवेश ये अपने पास में जो एमओयूज आए हैं, बात ये है कि इन एमओयूज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ऐसी कौन सी एजेंसी होगी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। मुझे नहीं लगता कि जो बीआईपी है, जो आयोजक भी है, वो इस काम को कर पाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो एक विजन के साथ में काम करे और ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करे जिससे
वो उसके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं हो और वो इन एमओयूज को धरातल पर लाएं। आप रहिए मेरे साथ सुशांत, एक बार फिर से आपके पास आते हुए कोई जानकारी आपके पास सुशांत? हेलो। देखिए, बस अब इंतज़ार है पीएम मोदी का, क्योंकि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आ चुके हैं अंदर, और हॉल ए में बैठने का जो अरेंजमेंट है वहाँ पर तैयारियां पूरी हैं, और अभी सिक्योरिटी भी क्लियर कर दी गई है। आप देखिए पूरा जो डेलीगेशन आने जाने का जो रास्ता है वो, और ठीक जो सुरक्षा की कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें एक बार। एसपीजी का सुरक्षा घेरा, जयपुर पुलिस का सुरक्षा घेरा, इंटेलिजेंस का सुरक्षा घेरा, तो इस तरह सुरक्षा चक्कर जो है वो बनाया गया है। और अभी कुछ देर पहले हम सुन रहे थे कि कैसे दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बात कर रहे थे टूरिज़्म के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये समिट, और कैसे राजस्थान में जो कुछ नवाचार विदेशी दौरे के दौरान एजुकेशन सेक्टर में होने वाले हैं, कई देशों के साथ, चाहे वो कोरिया हो, सिंगापुर हो, जापान हो, उनके साथ तालमेल, और वो दिखाई देगा। और महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में भी हो रही है कि बड़ा निवेश जो है सरकार उसकी बात कह रही है, ये बात सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना होगा। हालांकि सरकार ने कोशिश की है कि हर बार यहीं पे चूक होती है, एमओयूज होने के बाद उस पर काम नहीं होता, लेकिन इस बार सरकार का दावा है कि 50% एमओयूज पे काम शुरू हो चुका है। और जो पॉलिसीज सरकार ने बनाई है निवेश को सरल करने के लिए, या फिर आईएएस अधिकारियों को अटैच किया गया है, उसके पीछे पुराने जो समिट हुए हैं उनसे सबक लेते हुए, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा कि फाइनल स्कोर, फाइनल आंकड़ा क्या है, और राजस्थान में कितना एमओयूज का पैसा जो है, निवेशकों का पैसा असल में धरातल पर उतर पाता है। अच्छा, एक सुशांत सवाल मेरा ये भी रहेगा आपसे, क्योंकि हालिया एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें ये पता चल पाया था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 2024 की हम बात कर रहे हैं, महिला निवेशकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है। इसमें कई राज्यों के नाम सामने आए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हुआ है, हरियाणा हुआ है, राजस्थान का भी नाम सामने आया है। तो क्या इसको लेकर भी इस बार इस समिट में हम देखेंगे कवायद होते हुए, ताकि निवेशक, महिलाओं की जो आत्मनिर्भरता है वो ज़्यादा इस बार हो? बिल्कुल मनी, आप सही कह रही हैं। और जो तस्वीर हम देख रहे थे सुबह से, डेलीगेट्स जब आ रहे थे, उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं उद्यमी शामिल थीं। कुछ से हमने बात भी की स्टार्टअप को लेकर भी, और जो है अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही थी, और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम बाहर शुरू हो गए हैं, उसकी आवाज़ अभी आ रही है। और दूसरा एक अलग से सत्र भी होने जा रहा है महिलाओं की इंडस्ट्री में भूमिका को लेकर, उनका रोल क्या है। और जो आप कह रही हैं कि आंकड़े बढ़े हैं, और वाकई सही हैं, और अच्छी बात, सुखद बात ये कि राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जहाँ पर महिलाएं उद्यमी के रूप में सामने आ रही हैं। तो जब सत्र हम देखेंगे, अलग अलग 22 सत्र होने हैं, उनमें एक सत्र इसी मुद्दे को लेकर भी होने वाला है। मनी, ठीक है, रहिए मेरे साथ सुशांत, और संजय जी आप भी बने रहिएगा, वीरेंद्र आपका भी रुको करेंगे, लेकिन इस बीच ये खास पेशकश हमारी लगातार आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।